हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू judycentral.com ऑनलाइन क्लासेस फॉर लॉ एग्जाम। तो आज मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स इन एनवायरमेंटल लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट केस लॉ इज इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंट लीगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये पहला केस था हमारे इंडिया का जिसमें पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल को इवॉल्व किया गया था। दिस केस हैज बीन डिसाइडेड इन द ईयर 1996 and if I talk about the meaning of polluter pay is essentially holds the polluter liable for the pollution caused to the environment। polluter ने environment को जितना नुकसान पहुंचाया है उसके लिए उसे खामियाजा देना पड़ता है अंडर polluter pays principle। और ये polluter pays principle जो है ये इंडस्ट्रीज के ऊपर काफी ज्यादा इम्पोज किया जाता है। अगर उनके प्रोडक्शन के कारण अगर किसी भी तरीके से अगर कोई एनवायरमेंटल पोल्यूशन होती है तो इसके लिए इंडस्ट्री responsible होती है under this rule। So let us see the facts of the case। An environmentalist organization brought into notice the suffering and woes of inhabitants of a small village called बिछरी in उदयपुर डिस्ट्रिक्ट in राजस्थान। तो ये जो केस जो निकल के आया है ये एक्चुअली केस है फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान। एक स्मॉल विलेज है वहां पे बिछरी। An industrial complex primarily involved in manufacturing chemicals was located in the village Bichri. The emission of concentrated sulfuric acid and aluminum sulfate from one of industry, Hindustan Agrochemical Limited, caused discomfort in the lives of the villagers. Many of the chemicals also percolated into the soil, polluting the groundwater and aquifer underneath. तो एक एनवायरमेंटलिस्ट है जिसने इस कॉज को जो कंसर्न को सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया। इसमें ऐसा था कि एक फैक्ट्री थी हिंदुस्तान एग्रो केमिकल लिमिटेड। तो इनका जो मेन जो था मतलब ये जिस प्रोसेस से जो बिलोंग करते थे इट वाज एक्चुअली इन केमिकल मेकिंग यूनिट। तो इनके जो केमिकल्स वो यूज करते थे दोस वर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका मतलब कि क्या कहते हैं कि उस विलेज में एक तो उसकी एमिशंस होने लगी फैक्ट्री से उस केमिकल की, और उसके साथ साथ केमिकल्स जो थे वो ग्राउंड वाटर में भी मिलते गए, जिसके कारण ग्राउंड वाटर को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा, वो पल्यूट हो गई। तो इसी सारे कारणों को लेकर ही एनवायरमेंटलिस्ट ने PIL डाला इन द सेम केस। Then rural litigation and entitlement Kendra and others versus state of Uttar Pradesh and others. This case is also known as the Dehradun Valley litigation। ये याद रखेगा, ये पूछा जाता है कि what was this case is actually known by the other name called। तो other name इसका रहा Dehradun Valley litigation। In Missouri hill range of Himalayas, the activity of quarrying was being carried out। Limestone was extracted by blasting out the hills with dynamite। This practice was also resulted in caves and slumping because the mines dug deep into the hillsides, which is an illegal practice per se due to lack of vegetation. Many landslides occurred which killed villagers and destroyed their homes, cattle and agricultural land। तो इसका मेन कंसर्न जो था वो था क्वारिंग एक्टिविटीज। तो लाइमस्टोन की काफी ज्यादा खनन होता था इस एरिया में इन दी हिल्स ऑफ मुसौरी, जिसके कारण क्या हुआ, जो वेजिटेशन जो है उसे नुकसान पहुंचने लगी और उसके कारण काफी ज्यादा लैंडस्लाइड्स भी होने लगे। और इसी वजह से कोर्ट में केस जाता है। इट वॉज कंटेंटेड बाय द माइनिंग ऑपरेटर दैट द केस शुड बी डिसमिस्ड बाय द कोर्ट एंड द इशू शुड बी लेफ्ट टू द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, बट द कोर्ट रिजेक्टेड द माइनर्स आर्ग्यूमेंट द ग्राउंड दैट लिटिगेशन हैड ऑलरेडी कमेंस्ड। तो इसमें माइनर्स का एक दलील था, उन्होंने कहा कि एक तो इस केस को डिसमिस कर देना चाहिए क्योंकि ये तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है और कोर्ट के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। लेकिन कोर्ट ने माइनर की इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि नेक्स्ट पार्ट, after years of Supreme Court of India has held that pollution caused by quarries adversely affects the health and safety of people and hence the same should be stopped। The right to wholesome environment is a part of right to life and personal liberty guaranteed under Article 21 of the Constitution। ये चीज याद रखिएगा। इसमें इस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा माइनर्स के आर्ग्यूमेंट को खारिज करते हुए कि दैट द राइट टू होलसम एनवायरमेंट इज ए राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी गारंटीड अंडर आर्टिकल 21। और इसमें कुछ ऑर्डर्स भी दिए गए, वो ऑर्डर्स भी देख लेते हैं। ऑर्डर्स दैट माइन लेसेस whose operations were terminated by the court would be given priority for leases in new areas open to limestone mining। Orders that the Eco Task Force of the Central Department of Environment reclaim and reforest the area damaged by mining and that workers displaced by mine closure be given priority for jobs with the Eco Task Force operations in the region। तो सबसे पहले तो दिया गया कि
जो माइन लेसेस है जिनका ऑपरेशन को टर्मिनेट किया गया उनको कहीं और माइनिंग की लीजेस दी जाए, और उसके साथ साथ जो वर्कर्स जो थे जिनको माइनिंग बंद करने की वजह से जिनकी जॉब में लॉसेस हुई उनको भी फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए इन गेटिंग दी वर्क इन माइनिंग एक्टिविटीज इन सम अदर प्लेस। नेक्स्ट केस इज म्यूनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस श्री वर्धीचंद एंड अदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा लैंडमार्क जजमेंट है। रतलाम इज अ सिटी इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडिया। सम ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी फाइल्ड अ कंप्लेंट बिफोर द सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट alleging that the municipality is not constructing proper drains and there is stench and stink caused by the exertion by nearby slum dwellers and that there was instance to the petitioners। और उसके बाद देयर वाज न्यूसेस टू द पिटिशनर्स। तो इसमें ऐसा केस है कि रतलाम जो है एक सिटी है मध्य प्रदेश के अंदर, इनके जो रेसिडेंट्स थे इस सिटी के रेसिडेंट ये एक कंप्लेंट फाइल करती है एसडीएम ऑफिस में ये कह के कि एक तो म्यूनिसिपैलिटी का जो डिपार्टमेंट है इनके एरिया में किसी भी तरीके का कोई क्या कहते हैं कि ड्रेनेज का कोई काम नहीं करती है, और उसके साथ साथ वहां पे आसपास झुग्गी झोपड़ी भी मतलब कि बसे हुए थे जो इस जगह को बार बार गंदा कर रहे थे। उसके साथ साथ वो बिल्कुल क्या कहते हैं उसको जिसे ओपन डिफेकेशन कहते हैं उस टाइप से इस सिटी को यूज कर रहे हैं, और जिसकी वजह से जो उनके जो आसपास जितने भी रेसिडेंट्स हैं उनको काफी ज्यादा तकलीफ होती है इस सब चीजों से। तो इस सब के खिलाफ एक न्यूसेंस की एक एप्लीकेशन डाली गई बिफोर दिस एसडीएम। द एसडीएम of Ratlam district instructed the municipality to prepare a proper development plan within 6 months of the complaint submitted by the residents of Ratlam city. Afterwards, the municipality came in appeal before the apex court. वैसे तो एसडीएम ने इनके हक में ही फैसला सुनाया था कि 6 मंथ्स के अंदर म्यूनिसिपैलिटी को ये आदेश दिया जाता है कि जो भी इनके समस्या है उसे सुनकर इसे निवारण करे, लेकिन म्यूनिसिपैलिटी क्या कहती है वो इस जो ऑर्डर दिया जाता है एसडीएम के द्वारा उससे सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज करती है, और ये कहती है कि डू नॉट हैव प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट एज वेल एज प्रॉपर फंड्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन गिवन बाय द एसडीएम। तो इसमें जो म्यूनिसिपैलिटी है उसका ये कहना था कि क्योंकि उनके पास फंड्स की कमी है तो इसीलिए जो ऑर्डर पास किया गया एसडीएम के द्वारा उसे सही तरीके से यूज में नहीं लाया जा सकता है। The Supreme Court instructed the Municipal Council of Ratlam to immediately follow order given by the SDM of Ratlam city to protect the area from pollution caused by alcohol plant flowing into the neighboring areas of the resident। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये सारे आर्ग्यूमेंट्स को नकार देती है और ये आदेश देती है म्यूनिसिपल काउंसिल को कि जो भी एसडीएम ने आदेश दिए हैं उसका पालन किया जाए। इट वॉज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट दैट पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। ये जो जजमेंट है ये इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस केस में एक लायबिलिटी एक इम्पोज की गई अपॉन द म्यूनिसिपल काउंसिल टू टेक केयर ऑफ इट्स सिटीजन्स। तो एक तरीके से म्यूनिसिपल काउंसिल को इसमें आदेश दिया जाता है कि अगर उनके किसी कारण से अगर उनके किसी वजह से अगर उसके आसपास के सिटीजन को अगर तकलीफ पहुंचती है किसी तरीके का अगर उनको न्यूसेंस फेस करना पड़ता है तो इसके लिए म्यूनिसिपल काउंसिल हमेशा की तरह क्या कहते हैं रेस्पॉन्सिबल रहेगी और इसलिए ड्यूटी कास्ट की जाती है म्यूनिसिपल काउंसिल पे कि अब देखते हैं कैसा। द कोर्ट फर्दर हेल्ड दैट इन केस म्यूनिसिपैलिटी फील द नीड ऑफ रिसोर्सेज देन इट विल रेज इट्स डिमांड from state government by elitist projects, request loans from the state government from the saving account of public health expenditure to fulfill the resource requirement for the implementation of courts order। तो जैसे म्यूनिसिपल काउंसिल कहती है कि हमारे पास फंड्स नहीं है तो उसने कहा कि बहुत सारे तरीके हैं आप फंड्स को क्या कहते हैं कि कलेक्ट करके जो जो इनकी न्यूसेंस है उसे आप दूर कर सकते हो। लाइक व्हाट, लाइक आप you can also seek resources from the state government, also by the elitist projects. You can also take loan from the state. So there are many ways that this nuisance can be get away with. MC Mehta versus Union of India, also known as gas leak in Shriram factory, और ये आप याद रखिएगा ये 1986 का केस है। एमसी मेहता के बहुत सारे अच्छे अच्छे जजमेंट्स हैं लेकिन आप ईयर वाइज याद रखिएगा क्योंकि सारे एक ही साइटेशन से शुरू होते हैं। तो ये 1986 का जजमेंट है। ऑन द मिडनाइट ऑफ 2 और 2 या 3 दिसंबर 1984 देयर वाज अ लीकेज ऑफ पॉइजनस गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड फ्रॉम यूनियन
Carbide Corporation India Limited located at Bhopal, Madhya Pradesh. This disaster was described as world's worst industrial disaster as it claimed the lives of 2260 people and caused serious injuries with a variety of complications to about 6 lakhs of people. When the matter was pending before the Supreme Court, another gas disaster took place from Shri Ram Foods and Fertilizer Industries belonging to Delhi Textile Mills Limited, Delhi on 4th and 6th December 1985. One advocate died and several other injured. MC Mehta, a leading legal practitioner, Supreme Court filed a PIL petition under Article 32 of the Constitution. देखिए क्या होता है कि 1984 की त्रासदी सबको पता होगा, भोपाल गैस लीक जिसमें कम से कम 2260 लोगों की मौत हुई थी। उसके एक साल बाद 1985 में अगेन ऐसा ही एक सेम गैस लीकेज होती है इन श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। तो उसके बाद ही एमसी मेहता जी ने एक पिटीशन डाला अंडर आर्टिकल 32 by way of public interest litigation seeking compensation among other relief. So the Supreme Court through P.N. Bhagwati's Chief Justice, keeping in mind the 1-year-old great gas disaster of Bhopal, evolved the new rule absolute liability in preference to 1868 rule of strict liability. Rylance versus Fletcher में एक रूल इवॉल्व होता है strict liability in the year of 1868, लेकिन वो एक टॉर्ट है strict liability, लेकिन उसी के बेसिस पे एक एब्सोल्यूट लायबिलिटी का रूल फ्रेम किया जाता है इन द सेम केस बाय जस्टिस पीएन भगवती। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस हिसाब से हम आगे देख लेते हैं। द कोर्ट लेट ऑन फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, द मैनेजमेंट श्रीराम फूड वाज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट इन द कोर्ट ₹20 लाख एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू द विक्टिम्स। मतलब 20 लाख की एक तो सिक्योरिटी देनी पड़ेगी बाय द श्रीराम फूड्स। उसके बाद एक ग्रीन बेल्ट ऑफ 1 to 5 किलोमीटर विद around such industries should be provided. The court directed the central government to set up an environmental court consisting of a judge and 2 experts. उसके बाद the government of India passed a National Environmental Tribunal Act 1995. तो इस कोर्ट में आदेश दिया जाता है कि एक नेशनल एनवायरमेंटल कोर्ट की स्थापना की जाए और सरकार करती भी 1995। लेकिन अगर मैं प्रेजेंट की अगर बात करूं, it has now been replaced by NGT, that is National Green Tribunal. Then the next case is MC Mehta versus Union of India Ganga pollution case, and this has been given in the year 1988. तो पहला वाला जो श्रीराम फूड्स का जो केस था वो हुआ था 1986 का, ये है 1988. In 1985, MC Mehta filed a writ petition in the nature of mandamus to prevent this leather tanneries from disposing of the domestic and industrial waste and effluents in the Ganga river. In this petition, the petitioner requested the court to request the Supreme Court to restrain the respondent from releasing effluents into the Ganga river. तो ये केस जो है ये कानपुर का केस है। तो कानपुर से भी गंगा बहती है, तो उसके आसपास बहुत सारे लेदर टैंडिस थे। लेदर टैंडिस मतलब चमड़े की फैक्ट्रियां। तो वो क्या करती थी कि वो जो फैक्ट्रियां जो थी वो जितने भी एफ्लुएंट्स थे, मतलब कि जितने भी वेस्ट मटेरियल्स थे उस सबको गंगा में ही वो डिस्पोज ऑफ करती थी। तो इसी के खिलाफ एमसी मेहता जी ने फिर से एक केस डाला। द कोर्ट हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्टेन प्रोविजन इन आवर constitutional framework which enshrine the significance and the need for protecting our environment. Article 48A provides that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the protest and wildlife of the country. Article 15(1)A of the Constitution of India imposes fundamental duty on every citizen to protect and improve the natural environment. तो ऐसे 2 आर्टिकल्स जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 48A हो गया जो कि एक ड्यूटी कास्ट करती है ऑन द स्टेट टू प्रोटेक्ट इट्स एनवायरनमेंट, और दूसरा है 51 है, आर्टिकल 51 है जिसमें एक फंडामेंटल ड्यूटी होती है हर सिटीजन की टू इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ. द कोर्ट स्टेटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974. तो इस जजमेंट में कोर्ट ने सारे प्रोविजंस को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन देती है. इन ए हिस्ट्रिक जजमेंट इन 1987 द court ordered the closure of a number of polluting tanneries near Kanpur. The court held that just like an industry which cannot pay minimum wages to its workers cannot be allowed to exist, a tannery which cannot be set up, a primary treatment plant cannot be permitted to continue to be in existence. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर देती है कि जितने भी लेदर टैनरीज जो फंक्शनिंग में है अराउंड द रिवर गंगा उन सबको
क्लोज किया जाए। क्यों क्लोज किया जाए? क्योंकि अगर उनके पास अगर ऐसा साधन नहीं है कि जो वेस्ट एफ्लुएंट्स को अगर वो ट्रीट कर सके, सो इन दैट केस उनका कोई राइट नहीं बनता है कि वो सारे फैक्ट्रीज मतलब कि फंक्शनिंग में रहे। उसके बाद नेक्स्ट केस है वेलोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। द पिटिशन वाज फाइल्ड against the excessive pollution caused by river Pallar due to the release of pollutants by the tanneries and other industries in the state of Tamil Nadu। तो एमसी मेहता का जो हमने अभी जो पहला जो केस देखा, जो गंगा रिवर, जो गंगा पोल्यूशन केस के भी नाम से जाना जाता है, वो था गंगा रिवर के ऊपर। लेकिन ये भी पोल्यूशन क्या कहते हैं, रिवर पोल्यूशन का ही केस है, बट इट एक्चुअली हैपेंड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिसका और जो रिवर का नाम है, द नेम ऑफ द रिवर इज पलार रिवर। पलार रिवर इज द मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग एंड बाथिंग वाटर फॉर द सराउंडिंग पीपल। लेटर द तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी रिसर्च सेंटर वेलोर डिस्कवर्ड दैट अप्रोक्सीमेटली 35,000 hectares of agricultural land have turned either entirely or partially unsuitable for cultivation। तो ये जो इस रिवर के आसपास काफी ज्यादा जो लेदर जो टैनरीज थी वो मतलब कि इंडस्ट्रीज ऑलरेडी एस्टैब्लिश थे, और वो क्या करते थे कि अगेन द सेम केस दे वर एक्चुअली रिलीजिंग दोस एफ्लुएंट्स डायरेक्टली इनटू द रिवर। उसके बाद मतलब क्या इंस्पेक्शन की गई बाय द तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो ये कहती है कि जिसमें से 35,000 हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड हैव ईदर entirely or partially unsuitable for cultivation। उससे क्या हुई थी कि पूरी जो 35,000 हेक्टेयर की जो जमीन थी वो बंजर बन चुकी थी because of the release of those effluents। This is one of the landmark cases whereby the Supreme Court critically analyzed the relationship between the environment and industrial development। अब आगे देखेंगे। The court conveying its judgment in favor of the petitioner guided all the tanneries to submit a whole of rupees 10,000 as fine in the collector's office। The court additionally coordinated the state of Tamil Nadu to grant MC Mehta with an entirety of rupees 50,000 as gratefulness towards his endeavors for the security of the nation। तो ये वेलर सिटीजन फोरम का जो केस, इट वाज आल्सो बीइंग व्हाट टू से बीइंग आर्ग्यूड बाय मिस्टर एमसी मेहता, और इस केस में भी पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल को मद्देनजर रखते हुए डिसीजन दिया गया, जस्ट लाइक द फर्स्ट केस। एनविरो लीगल केस का जो भी किया था वो भी पॉल्यूटर पेस का था, और ये भी पॉल्यूटर पेस का ही है। AP Pollution Control Board versus MV Naidu। In this case, the respondent industry sought to be establishing a new factory for the production of vegetable oils in the state of Andhra Pradesh। Respondent industry purchased a piece of land in Indore village named Pedashpur। Within the range of the village, the reservoirs that provides drinking water for the 5 million of people around the area। तो इसमें क्या था कि ये भी इंडस्ट्री का केस है। इंडस्ट्री जो थी वो ऑयल मेकिंग बिजनेस में थी, सो दे एक्चुअली परचेस्ड अ लैंड इन अ विलेज नेम्ड पेदाशपुर, और उसी के रेंज में जहाँ पे इन्होंने लैंड परचेस किया था वहां पे एक रिजर्वायर भी थी, और जो रिजर्वायर मतलब क्या कहते हैं, रिजर्वायर बहुत सारे मतलब कम से कम 5 मिलियन लोग जो आसपास उसके रह रहे थे सबको ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कर रही थी। तो उसी के खिलाफ केस किया गया, उस फैक्ट्री के खिलाफ केस किया गया। The validity of the order passed by the AP Pollution Control Board, the correctness of the orders of the appellate authority under Section 28 of the Water Act, the validity of exemption granted for the operation of the 10 kilometer rule। तो इसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मुआयना किया और उनको लगा कि नहीं ये इंडस्ट्री बिल्कुल सही है, ये मतलब दे आर नॉट इनटू मेकिंग इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स and they are not going to discharge those effluents in that reservoir। तो इस पूरे ऑर्डर को चैलेंज किया गया कोर्ट में। In the impute judgment, the Supreme Court relied on the judicial doctrine of the precautionary principle। आप ये याद रखिएगा, this judgment is not related to polluter pays principle, this judgment is related to precautionary principle, and the name of the judgment is AP Pollution Control Board versus Professor MV Naidu and others। The precautionary principle, as it is very name suggests, needs the authority in charge to anticipate, prevent and attack the reason behind environmental pollution। तो polluter अब हम आगे देखेंगे। The court in the present judgment directed that the authority to be appointed under Section 3 Clause 3 of the Environment Protection Act shall implement that precautionary principle and also the polluter pays principle। Further, it had been discovered that the new conception envisages that when a great risk or irreversible damage to the environment is perceived, this
burden of proof lies on the one that is proposing to undertake the activity in question. आप समझिए precautionary principle क्या है और how it is different from polluter pays principle. तो precautionary principle ये होता है कि पहले से ही भाप लेना कि जो इंडस्ट्री जो आने वाली है, जो एस्टैब्लिश होने वाली है, वो कितना पोल्यूशन वो फैलाएगी आफ्टर इट्स एस्टैब्लिशमेंट. और पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल का ये रूल होता है कि जो कोई आदमी जो पोल्यूट करता है एनवायरनमेंट को, उसका खामियाजा वो उसे देना पड़ता है. लेकिन प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या है, एडवांस में आपको एक अमाउंट पे करना होता है. कोई इंडस्ट्री अगर ऐसे कोई सेंसिटिव जगह में अगर वो अपना इंडस्ट्री डालना चाहती है और जिसके पूरे चांसेस है कि दैट इंडस्ट्री विल एक्चुअली मेक दी प्लेस, आई मीन व्हाट टू से, I mean if it pollutes the entire area or the other reservoirs or rivers or anything which is actually of environmental concern, so in that case क्या है कि उसे एक amount advance में pay करना होता है. So that is only called precautionary principle. MC Mehta versus Kamal Nath, and this has been decided in the year 1996. The Indian Express published an article reporting that a private company, Span Motors Private Limited, the motor company owner of Span Resorts, had floated an ambitious project called Span Club. Kamal Nath, who was the Minister of Environment and Forest, had direct links with this company. The company encroached upon 97.12 big hectares of land, which was also included forest land. तो इसमें क्या है कि आर्टिकल आई थी इन दी न्यूज़पेपर कॉल्ड इंडियन एक्सप्रेस, जिसमें ऐसा कहा गया था कि कोई मोटर कंपनी है, द नेम ऑफ द मोटर कंपनी स्पैन मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, और उसने कुछ चीज कोई जगह एक्वायर की है, कुछ जमीन एक्वायर की है, और वो जमीन जो है इट इज एक्चुअली फॉरेस्ट लैंड एंड द साइज ऑफ द लैंड वाज 27.12 हेक्टेयर्स. और उस कंपनी के साथ कमलनाथ जी का डायरेक्ट लिंक था. कमलनाथ जी तब के टाइम के मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट रहे हैं, तो इसीलिए बहुत सारे इसमें एलिगेशंस भी लगाए गए. द लैंड वाज रेगुलराइज्ड एंड सब्सिक्वेंटली लीज्ड आउट टू द company on 11th April 1994. Issues raised were whether the court was wrongly inducted Mr. Kamal Nath as a respondent in the present petition, whether the construction activity carried out by the model company justified. तो क्योंकि इसमें मिनिस्टर भी इन्वॉल्व थे, तो इसमें कहीं ना कहीं ये सवाल आया था कि क्या ये सही है कि कमलनाथ जी को जो पार्टी बना गया है इस केस में, क्या उन्हें बनाया जा सकता है, बिकॉज ही वॉज देन मिनिस्टर. द सुप्रीम कोर्ट अप्लाइड द डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट. इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि which is the case in which doctrine of public trust is evolved. तो आपका जो पहला जो केस है तो ये आता है MC मेहता वर्सेस कमलनाथ. Doctrine of public trust is an ancient legal doctrine which states that certain common properties such as rivers, seashore, forest and the air were held by the government in trusteeship for the free and unimpeded use of the general public. देखिए, अगर doctrine of public trust का अगर मीनिंग अगर कहा जाए तो it is actually the state which is the owner of all the essential क्या कहते हैं उसको, essential elements भी कह लीजिए, like rivers, seashore, forest. तो इस सब चीजों को ना वो एक ट्रस्ट के तौर पे होल्ड करती है फॉर द यूज बाय द जनरल पब्लिक. मतलब जनरल पब्लिक के पास ये पूरा राइट दिया गया है कि he or she can use the river, seashore और forest as per their use, but it should have to be in the lines of the law and it has to be a क्या कहते हैं एक ट्रस्ट होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एंड दी जनरल पब्लिक के बीच में. द कोर्ट क्वाश्ड द लीज डीड बाय विच फॉरेस्टेड लैंड वाज लीज्ड टू द मॉडल कंपनी एंड हेल्ड दैट द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कैरिड आउट बाय द मॉडल कंपनी वाज नॉट जस्टिफाइड. तो कोर्ट ने क्या किया, जो लीज जो मॉडल कंपनी को दिया गया था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉडल इनसाइड द फॉरेस्ट एरिया, उस लीज को क्या करती है, क्वाश कर देती है, कैंसिल कर देती है. द मॉडल वाज ऑर्डर्ड टू पे कंपनसेशन बाय वे ऑफ कॉस्ट फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ द एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी ऑफ द एरिया. और ये मॉडल कंपनी से कहा भी जाता है कि एक कंपनसेशन भी पे करे टू द डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट. Then the next case is MC Mehta versus Union of India. This is known as vehicle pollution case. ये 1991 का केस है. अब देखिए क्या केस. Union Territory of Delhi has a total population of 96 lakhs. At that time, not this time. Out of this population, approximately 90 lakh people reside in urban areas. At the time of independence, the population of Delhi was around 5 lakh. तो मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पे बस 5 लाख की पॉपुलेशन थी. अभी तो चलो 1 करोड़ के ऊपर हो चुका है.
In nearly 40 years, it is multiplied by 19 times. This writ petition was filed by MC Mehta requesting the court to pass appropriate orders for the reduction of vehicular pollution in Delhi. Supreme Court in this case held that Indian Constitution recognizes the importance of protection of environment, life, flora and fauna by the virtue of Article 51A and directive principles of state policy. Therefore, it is the duty of the state to protect the environment, and all the person using automobile should have a fair idea of the harmful effects on the environment due to emission caused by their vehicles. एक ड्यूटी कास्ट की गई upon the state and upon the persons also to use the vehicles wisely. तो हमारे अगर दिल्ली की बात करें तो वेहिकुलर पोल्यूशन बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज्यादा है और उसके साथ साथ ऑलमोस्ट हर किसी के पास व्हीकल है, तो जिसके कारण बहुत ही ज्यादा हमारा दिल्ली पोल्यूटेड रहता है. द कमिटी वॉज सेटअप विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स. एक कमिटी भी इसमें सेटअप की गई थी to make an assessment of the technologies available for vehicular pollution control in the world, to make an assessment of the current status of technology available in India for controlling vehicular pollution, to look at the low cost alternatives for operating vehicles at reduced pollution levels in the metropolitan cities of India. तो इन सारे इश्यूज को देखने के लिए कमिटी सेटअप की गई थी इस केस में. Then the next case is Subhash Kumar versus State of Bihar and others. The petition was filed by the way of public interest litigation by Subhash Kumar for preventing the pollution of the water of the river Bokaro from the discharge of slurry from the Tata Iron and Steel Company Limited. The petitioner alleged that the Parliament enacted Water Act 1978 for maintaining the wholesomeness of water and for the prevention of water pollution. The State Pollution Control Board failed to take action against the company and permitted the pollution of the water and the state of Bihar instead of taking actions. इसमें ऐसा केस था, इसमें टाटा आयरन के खिलाफ केस किया था दिस एनवायरमेंटलिस्ट कॉल्ड सुभाष कुमार, जिसका ये कहना था कि क्योंकि उनका जो टाटा का जो स्टील प्लांट जो बोकारो में है, बहुत फेमस है, आप लोगों को पता भी होगा, काफी ज्यादा उससे एफ्लुएंस जो है वो डिस्चार्ज किया जा रहा था इन द बोकारो रिवर. तो उसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ये केस डालते हैं अंडर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. The Apex Court held that the right to get pollution-free water and air is a fundamental right under Article 21. बहुत important है, यह याद रखिएगा. Following this, the right to pollution-free environment was incorporated under the head of right to life, and all the law courts within the territory of India were bound to follow. तो इस केस में ऐसा कहा गया था कि right to get pollution-free water and air is a fundamental right under Article 21, जिसे काफी केसेस में इसे फॉलो भी किया गया इस सेइंग को. The Tata Iron and Steel Company has been granted sanction from the board for discharging effluents from their outlets under sections 25 and 26 of the Water Act. Before granting the discharge of the effluents to the Bokaro River, the board has analyzed and monitored that the effluents generated did not pollute the river. It was clear from the facts that and pleadings on behalf of the respondent that there was no good reason to accept petitioner's contentions that the water of Bokaro River was polluted by the discharge of sludge from the respondent company. On the other hand, the bench found that effective steps were taken by the State Pollution Control Board to check pollution. Therefore, the petition was dismissed. देखिए इसमें क्या हुआ था कि आप जैसे कोई भी इंडस्ट्री जब वो मतलब वो शुरुआत करने से पहले पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होती है, जो कि वो पहले तो इस इंडस्ट्री का इंस्पेक्शन करती है, वो देखती है कि वो किस टाइप के वेस्टेज मटेरियल जनरेट करने वाले हैं और किस टाइप के मटेरियल्स की वजह से अगर कोई पोल्यूशन होती है तो इसका भी वो लेखा जोखा रखते हैं द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. लेकिन इसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ही परमिशन दी थी टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी को कि जो भी आप वो वेस्ट आप जनरेट कर रहे हो, यू कैन डिस्चार्ज द सेम, यू कैन डिस्पोज ऑफ द सेम इन दी बोकारो रिवर, क्योंकि उनको ऐसा लगा था कि वो इतने ज्यादा हानिकारक नहीं है जिसके कारण एक रिवर पल्यूट हो जाए. तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को देखा, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को समझा कि नहीं, इस पिटीशन में तो कोई बात है नहीं, क्योंकि जो वेस्ट मटेरियल जो है इट इज नॉट दैट हार्मफुल to pollute a river. So these are reason why the petition was dismissed. उसके बाद से समित मेहता versus Union of India and others, this National Green Tribunal's case. In this case, an environmentalist filed an application regarding the damage caused by the sinking of a ship which was carrying coal, fuel, oil and diesel. Due to the sinking, a thick oil layer was formed on the surface of the sea which was caused damage to the marine ecosystem. This case was held to be involve questions of public importance and significance of environmental jurisprudence. The tribunal noticed
The negligence, the sinking of the ship was the result of the negligence of the respondents and upholding the principle of polluter pay. तो ये जो केस है ये एक वैसे ये चीज नहीं सामने आ पाई है, इवन आई हैव आल्सो डन रिसर्च कि ये कहाँ का केस है, लेकिन इसमें ऐसा था कि कोई शिप था एंड इट वाज कैरिंग ऑयल, तो क्या है कि वो मिड सी में वो डूब जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि पूरे समंदर पे ऑयल स्पिल हो जाती है। तो उसी के कारण एक थिक ऑयल स्पिल हो जाती है, इसी के कारण ये एनवायरमेंटलिस्ट ये केस डालते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, और इस केस में भी पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल को रखकर ही जजमेंट दिया गया था। Therefore, in the present case, sinking of the ship is held equivalent to dumping. Environmental compensation of ₹100 crore was imposed. इसलिए ये बहुत ही फेमस केस इसलिए है क्योंकि इसमें 100 करोड़ की पेनल्टी इम्पोज की गई थी ऑन द शिप कंपनी। The court therefore reaffirmed the precautionary principle and polluter pays principle and also recognized the right to clean environment as a fundamental right under Article 21 of the Constitution of India. तो इसलिए इन सब कारणों से ही ये केस एक तरीके से लैंडमार्क है। Then the next case is Miss Betty C. Alvarez versus the state of Goa and others. ये भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का केस है। कंप्लेंट रिगार्डिंग वेरियस इंस्टेंसेस ऑफ illegal construction in the coastal regulation zone of Candolim, Goa was made by a personnel of foreign nationality. ये केस इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस केस में जो जिसने केस डाला था अंडर आर्टिकल 32 वो कोई इंडियन नेशनल नहीं थी बल्कि शी वाज अ फॉरेन नेशनल, और उसने डाला था इलीगल कंस्ट्रक्शन जो हो रहे थे इन दी सिटी ऑफ कैंडोलिम सिचुएटेड इन गोवा। हर नेम वाज बेटा एल्वारेज। The first objection was that Betty Alvarez had no locus standi in the matter because she was not an Indian citizen and thus legally incompetent to file the petition under Article 21 because as a non-citizen she has not been guaranteed any right under the Indian Constitution. The case was initiated in the Honorable High Court of Bombay bench at Goa in the form of PIL, but by an order dated the writ petition was transferred to NGT. इसमें सबसे पहला यही सवाल उठा गया क्योंकि आर्टिकल 21 जो है she cannot file in the courts of India because she has no locus standi. Locus standi इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक नॉन सिटीजन है, इसलिए वो ऐसा पिटिशन नहीं डाल सकती for the cases which is actually the matters of the nation. The tribunal in bold terms stated that even assuming that the applicant Betty Alvarez is not a citizen of India, the application is still maintainable as she had filed several other writ petitions and contempt applications before she filed the present application, in which she had asserted that the respondent had raised some illegal constructions by way of which they were encroaching the sea beaches along with governmental properties. The court laid down in a very bold term that once it is found that any person can file a proceeding related to an environmental dispute, Miss Betty's application is maintainable without regards to the question of her nationality. लेकिन ये important भी इसलिए है क्योंकि इसमें ट्रिब्यूनल ने ये चीज कहा था कि although she is not a citizen of India, but still her petition is maintainable, क्योंकि जो केसेस जो एलिगेशंस वो लगा रही थी वो बिल्कुल ही सही थे। एंड ऑल्सो एक तरीके से एक चीज को भी एस्टैब्लिश किया गया दैट अ पर्सन ऑफ फॉरेन नेशनल कैन ऑल्सो फाइल अ पिटिशन फॉर एनवायरमेंटल वायलेशंस।